नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ द सीरीज बेसिक्स फॉर आईआर। हम लोग पावर के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने पावर की परिभाषा को समझा है, पावर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है ये भी हम लोगों ने चर्चा की है। आज हमारी चर्चा का उद्देश्य है हाउ इज पावर मेजर्ड। इनफैक्ट आज हमारे डिस्कशन का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है पावर क्या होता है। इन अ नटशेल, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आउटकम्स इन योर फेवर। मैंने आपको बताया था वन ऑफ द बेस्ट एंड द जेनेरिक डेफिनेशंस इज गिवन बाय रॉबर्ट डाल। A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do। तो हम लोगों ने पावर की डेफिनेशन को समझा, पावर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है ये भी समझा। साथ ही साथ इन द लास्ट डिस्कशन वी अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ पावर, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, स्पीड पावर और शार्प पावर क्या होता है ये हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। आज हम लोग समझेंगे कि पावर को क्वांटिफाई कैसे करते हैं। क्या पावर को डिटरमाइन करने के लिए कोई फॉर्मूला है? क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूं? हम लोग जानते हैं अलग अलग डायमेंशंस ऑफ पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, ह्यूमन रिसोर्स पावर, डिप्लोमेटिक पावर, बहुत सारे डायमेंशंस ऑफ पावर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। लेकिन क्या मैं उसको क्वांटिफाई कर सकता हूं या फिर क्वालिटेटिवली क्या मैं गेज कर सकता हूं पावर को, ये समझने वाले हैं। इसी के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के पास कितनी एंडाउमेंट है, कितनी पावर है, इसको समझने के लिए सीएनपी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो पहले भी अटेम्प्ट्स किए गए हैं टू डिफाइन पावर, बट वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट आइडिया टू मेजर पावर इज सीएनपी, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का मतलब है इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू परस्यू इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बाय टेकिंग नेसेसरी एक्शंस। शायद लड़ाई हो सकती है, शायद सैंक्शंस हो सकते हैं, शायद कोऑपरेशन हो सकता है। एनी काइंड ऑफ एक्शंस कैन बी टेकन टू अचीव देयर नेशनल इंटरेस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का आइडिया चाइनीज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से इवॉल्व हुआ 1980 से। इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की आपको रेफरेंसेस भी मिलेंगी इन चाइनीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। सो a comprehensive national power quantification, it sums up a country's economic, military, scientific, technological and other dimensions of strength or power। ध्यान रखना है सीएनपी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, क्योंकि यहां पे हम लोग केवल हार्ड पावर को मेजर नहीं करते हैं, सॉफ्ट पावर को भी मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, सर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, एक देश के पास उसकी जीडीपी कितनी है, उसका ट्रेड कितना है, उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, उसके पास आर्मी कितनी है, डिफेंस बजट उसका कितना है, ये असेस करते हैं। टेक्नोलॉजिकल पावर के लिए हाउ मच स्पेंडिंग दे डू ऑन आर&डी, कितने इनोवेशन होते हैं, कितने पेपर पब्लिश होते हैं, कितने पेटेंट्स वो फाइल करते हैं। ह्यूमन कैपिटल कितना है, कितनी डेमोग्राफी है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके पास। सिमिलरली नेचुरल रिसोर्सेज कितनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है, एंड सॉफ्ट पावर को भी असेस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन बोथ हार्ड पावर एज वेल एज सॉफ्ट पावर। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने बताया कि हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू सीएनपी, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में डिफाइन कर सकते हैं, तो ये जो मेट्रिक है क्या इसका कोई सिंगल फॉर्मूला है? द आंसर वुड बी नो। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। सर देन हाउ डिड यू से वी क्वांटिफाइड और वी मेजर इट? अलग अलग मॉडल्स आ चुके हैं, अलग अलग इंडिसेस डेवलप होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर पावर को डिफाइन किया गया। मैं कहूंगा पावर को क्वांटिफाई किया गया है रादर, और नॉट जस्ट मिलिट्री। जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले जो पुराने मॉडल्स थे वो लार्जली मिलिट्री पावर के ऊपर फोकस करते थे, इकोनॉमिक पावर के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट टाइम्स के मॉडल आए हैं दे कंसिडर बोथ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द मॉडल्स अगेन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं नहीं चाहता कि आप इन मॉडल्स में या फिर इन मॉडल्स के क्या इंडिकेटर्स है इनको याद भी रखें। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर नाम की एक चीज है, कोई उसका यूनिवर्सल एक मॉडल नहीं है,
लेकिन इसके बेसिस के ऊपर मैं वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन कर सकता हूँ, फिर वर्ल्ड ऑर्डर में अलग अलग कौन से प्लेयर हैं उनको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकता हूँ। वही हमारा उद्देश्य जो हम लोग एंड में देखेंगे। एक जो डोमिनेंट मॉडल है वो है चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस इंडेक्स, जहां पे 8 स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस को वो असेस करते हैं थ्रू 23 इंडिकेटर्स, 23 सब इंडिकेटर्स। जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेस में जीडीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी हो गया, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी है एक देश की, इसको असेस करते हैं। ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी में नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी की कितनी स्पेंडिंग हो रही है, पेटेंट एप्लीकेशन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज कितनी है, कितनी सरकार की तरफ से स्पेंडिंग हो रही है, मिलिट्री रिसोर्सेज को भी लिया आता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिसोर्सेज को भी लिया आता है। तो ये 8 जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है, इनके अंडर 23 अलग अलग इंडिकेटर्स है, जिसको असेस करके एक पर्टिकुलर मॉडल से, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से सीएनपी को कैलकुलेट किया जाता है और देशों को रैंक किया जाता है। इसके अलावा एक और पुराना मॉडल है यूएस का, जिसको हम लोग रे क्लाइन मॉडल कहते हैं। रे क्लाइन वॉज फॉर्मर CIA ऑफिसर। उन्होंने अपना एक वर्ल्ड पावर असेसमेंट डॉक्यूमेंट में एक फॉर्मूला दिया था, बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू C+E+M मल्टीप्लाइड बाय S+W। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, C इज कॉल्ड क्रिटिकल मास, जहां पे पॉपुलेशन, टेरिटरी और नेचुरल रिसोर्सेज को असेस किया जाएगा। E इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, M मिलिट्री कैपेबिलिटी। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा स्ट्रेटेजिक पर्पस और विल टू परस्यू दैट स्ट्रेटेजिक पर्पस। ठीक है, ये अगेन काफ़ी सब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई एक पर्टिकुलर मॉडल या फिर कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी हम लोग फाइनल नहीं बता सकते हैं विच कैन कैलकुलेट CNP एक्यूरेटली। यूएस का ही कंपोजिट इंडेक्स आता है ऑफ नेशनल कैपेबिलिटी, जिससे कि अलग अलग देशों को रैंक किया जाता है। यहाँ पे भी एवरेज लिया जाता है 6 इंडिकेटर्स का। कितनी पॉपुलेशन है एक देश की, कितनी अर्बन पॉपुलेशन है एक देश की, कितना उसका आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन है, एनर्जी कितना कंज्यूम करता है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितने और मिलिट्री पर्सोनल कितने हैं। ये जो कंपोजिट इंडेक्स है ऑफ नेशनल कैपेबिलिटी, ये लार्जली थोड़ा सा स्वेड है टुवर्ड्स हार्ड पावर। जनरली इसको कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में या फिर पावर ट्रांजिशन मॉडल्स में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा ढेर सारी अदर मॉडल्स और इंडिसेस, जैसे कि पावर साइकिल थ्योरी। अभी जो पावर साइकिल थ्योरी है, ये रिलेटिव राइज और डिक्लाइन के बारे में बात करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट डज नॉट गिव यू ईयरली रैंकिंग्स और से 10 ईयरली रैंकिंग्स, लेकिन ओवर द डेकेड्स ये पावर साइकिल थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों कोई पावर डिक्लाइन हो रहा है या फिर क्यों कोई पावर राइज हो रहा है। सिमिलरली यूरोपियन मॉडल्स में पावर मेट्रिक मॉडल आता है। अगेन दिस इज अ लिटिल हार्ड पावर सेंट्रिक, जहाँ पे डेमोग्राफी, इकोनॉमी, मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, सॉफ्ट पावर को उतना कंसिडर नहीं करते हैं। जो दूसरे चाइनीज मॉडल्स है, वहाँ पे वेटेड एवरेज लिया जाता है। जैसे हार्ड पावर को थोड़ा सा ज़्यादा वेट दिया गया है, इकोनॉमिक पावर को ज़्यादा वेट दिया है, सॉफ्ट पावर के पैरामीटर्स को कम वेट दिया जाता है, बट ओवरऑल एक फॉर्मूला बनाकर उसके बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को डिफाइन किया जा सकता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन के भी इंडिसेस आते हैं, जैसे कि रैंड कॉर्पोरेशन का इंडेक्स आता है, लोई इंस्टीट्यूट का है, ऑस्ट्रेलिया की जो लोई इंस्टीट्यूट है उनका भी इंडेक्स आता है, एशिया पावर इंडेक्स आता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आता है। अलग अलग इंडिसेस है दैट ट्राई टू क्वांटिफाई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। अगेन टर्मिनोलॉजी अलग अलग होगी, इट्स पॉसिबल दैट दे ऑल डू नॉट यूज द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। कोई पावर कहता है, कोई पावर इंडेक्स कहेगा, बट इन जनरल हम लोग IR में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर टर्म इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन दी नेशंस माइट, नेशंस एंडाउमेंट, नेशंस पावर। ठीक है, अब सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में मुझे कैटेगराइजेशन करनी है। जैसे ही मुझे किसी देश के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के बारे में समझ में आएगा, जितनी ज़्यादा पावर है उतना ज़्यादा उसका औहदा होगा एट द इंटरनेशनल ऑर्डर। द स्ट्रॉन्गर द पावर, द मोर ऑप्शंस इट हैज़। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर उन्हें कुछ करवाना है, अगर वो चाहते हैं कुछ एट द इंटरनेशनल लेवल, दे कैन गेट इट डन। और इसी से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन एट द इंटरनेशनल एरिना। जैसे ब्रॉडली हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CNP एज ग्रेट पावर, मिडिल पावर एंड स्मॉल पावर। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, ग्रेट पावर मतलब ऐसा नेशन जिसका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बहुत ज़्यादा है, जो ग्लोबली चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उसके पास, और उसकी डिप्लोमेटिक पावर भी काफ़ी अच्छी है। और वो केवल अपने देश में नहीं, अपने रीजन में ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ग्रेट पावर्स में एग्जाम्पल US और चाइना में दे सकता हूँ, ऑल्दो यहाँ पे मैंने रशिया भी डाला हुआ है, बट आई वुड से दैट इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स
Russia is somewhere in the middle of that great and middle powers. But I would say today two great powers are clearly there, US and China. इसके अलावा मिडिल पावर्स डिफाइन किया जाता है जिनका कॉम्प्रिहेंसिव पावर इज लोअर देन द ग्रेट पावर्स. इनका इन्फ्लुएंस है, इनके पास भी सबसे पहले ध्यान रखना है अच्छी खासी मिलिट्री होगी, अच्छी खासी इकोनॉमी होगी. इनफैक्ट मिडिल पावर्स की इकोनॉमी ग्रोइंग होगी, डेवलपिंग होगी. मिलिट्री है लेकिन उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है दैट ट्राइज टू हैव इम्पैक्ट एट द डोमेस्टिक लेवल यानी कि कंट्री लेवल पे और रीजनल लेवल पे. दे कैनॉट प्ले अ ह्यूज रोल ऑन द ग्लोबल स्केल. हाँ, ये लोग मल्टीलैटरल फोरम्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे दे प्ले मीडिएटिंग रोल्स ग्लोबल इश्यूज के ऊपर. आपने देखा होगा जैसे टिपिकल मिडिल पावर इज इंडिया एंड दे ऑल्सो परस्यू देयर ओन foreign independent foreign policies, but they cannot bend the international rules at the global level. They cannot influence the big decisions at the global level. मिडिल पावर का एग्जाम्पल है इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया. बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ. और ध्यान रखना है ग्रेट पावर्स एक बार जब उनकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ जाती है, व्हेन दे बिकम ग्रेट पावर्स, दे ट्राई टू मेंटेन स्टेटस को. मतलब वो ग्रेट बने रहना चाहते हैं, वो मिडिल पावर्स को ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं. और मिडिल पावर्स हमेशा एस्पायरिंग होते हैं. दे एस्पायर टू बिकम ग्रेट पावर्स. दे ट्राई टू प्ले बिगर रोल एट ग्लोबल लेवल. सिंस दे आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस इट लार्जली, दे ट्राई टू पुश देयर एजेंडा थ्रू मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस. आई होप कि आपको आइडिया समझ में आ गई है. और फाइनली जिनका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कम होता है, लोअर स्केल पे आते हैं, दोज आर स्मॉल पावर्स जिनका लिमिटेड इन्फ्लुएंस है. उनकी सिक्योरिटी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट नहीं है. इट इज़ लार्जली शेप्ड बाय अदर प्लेयर्स. अलायंस में जाएंगे बड़े पावर्स के साथ, बड़े पावर्स के ऊपर रिलाई करेंगे एड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए. वो मेनली फोकस्ड होते हैं अपने खुद की सर्वाइवल के लिए, यानी कि अपनी टेरिटरी होगी, अपनी सोवरेनिटी होगी, उसको मेंटेन करने के लिए वो बिजी रहेंगे. और क्योंकि इनके पास कम रिसोर्सेस है तो इनकी स्ट्रेटेजिक आउटरीच भी काफ़ी कम होगी. टिपिकल एग्जाम्पल्स नेपाल, भूटान, बाल्टिक स्टेट्स एंड दी सब-साहरन अफ्रीकन नेशंस. ठीक है, आई होप कि अब आपको महत्व समझ में आ गया है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का. क्लियर? सो दैट्स द एंड ऑफ today's discussion and that's the completion of, I would say, the topic of power. So I'll see you in the next lecture with the next topic in the basics for IR series. Thank you for watching this video. अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, you can always reach out to me on these IDs @RahulSai222. मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे मेरा नंबर भी है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो. आई ऑल्सो हैव Aratai. Okay, so try to reach out and do like the videos, share the videos and subscribe to UPSC Simplified. Thank you. Jai Hind.